अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब, आज की जो पहली ख़बर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, उसको सुनने के बाद तो आपके पैरों के नीचे से जो है वो ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि वो लोग जो ये कहा करते थे कि खान साहब ये कहते हैं कि डट के खड़े रहो, वो लोग जो ये कहते हैं कि जी खान जेल के अंदर मर जाएगा लेकिन वो सौदा नहीं करेगा कभी भी। अब की बार खान साहब ने अपने फॉलोअर्स को एक मर्तबा फिर सुबकी का सामना करवाया है, एक मर्तबा फिर उनको शर्मिंदा करवाया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से आइनी तरामीम का मसला जो है वो चल रहा है, और उस सिलसिले में मौलाना साहब जो है वो डिफरेंट गुलाटियाँ खा रहे हैं। कभी वो हाँ करते हैं और कभी वो ना करते हैं, और हाँ और ना के जैसी रूठी हुई हसीना जो होती है वो भी इतने नखरे नहीं करती जितनी कि मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। अब ऐसे में लास्ट जो वो एक शर्त रखी गई थी कि जी हमें जेल में खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, हम खान साहब से पूछेंगे कि आईनी तरमीम के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो आपको कहीं से भी ये बात लगती है कि खान साहब ने जेल के अंदर कहीं मुफाहमत की बात की होगी? आपको कहीं से ऐसा लगता है कि खान साहब ने कहा होगा कि हाँ हाँ झगड़ा ख़त्म करके एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहना चाहिए, या खान साहब ने ये कहा होगा कि हाँ हाँ आपका जो मुल्क है वो तरक्की कर रहा है तो इसलिए हम भी उसके अंदर अपना हिस्सा डालेंगे? ना जी ना। खान साहब ने जेल के अंदर आए हुए अपने पीटीआई के रहनुमाओं की बेइज्जती करके रखी, उनको इतनी 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 सरजनिश उनकी की, इतनी उनके साथ बदतमीजी की कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वहाँ से कोई अल्फाज ऐड ना करूँ, बल्कि मैं आपके सामने लफ्स बलफ्स खान साहब की जो बातें हैं वो रखूं। और इससे पहले कि मैं ये तमाम बातें आपके सामने रखूं, मैं ये भी आपको बता दूं कि वो लोग जो खान साहब को जेल के अंदर मिलने के लिए गए थे, खान साहब ऑलरेडी अपना सामान पैक करके बैठे हुए थे, अपना बैग पैक करके बैठे हुए थे। और जब उन लोगों ने ये बताया कि खान साहब हम आपको रिहाई दिलवाने के लिए नहीं आए, बल्कि हम तो आपसे आईनी तरमीम के बारे में अपने बारे में पूछने आए हैं, तो खान साहब का गुस्सा दीदनी था। खान साहब गुस्से से सातवें आसमान पे पहुंच गए, और खान साहब ने उनको कहा कि मैं कब से अपने बैग्स पैक करके बैठा हूं कि तुम लोग अडयाला जेल के ऊपर हमला करवा के लोगों के मॉब को लाकर उधर मॉब लिंचिंग करा के मेरे ऊपर जो है वो मुझे यहाँ से छुड़वा के लेके जाओ, अगर तुम लोग मेरे पास ये बात करने के लिए आए हो। अब मैं आपके सामने ज़रा खान साहब के अल्फाज जो है मैं रखती हूँ, ज़रा सुनिएगा। जेल ज़राए के मुताबिक जो है वो इमरान खान ने मुलाकात के लिए आए हुए पीटीआई रहनुमाओं की सरजनिश कर दी। पीटीआई का वफ्द आईनी तरमीम के ऊपर बानिया पीटीआई से मुशावरत के लिए अडयाला जेल गया था। जेल जराये के मुताबिक इमरान खान ने अपने रहनुमाओं को खरी खरी बातें सुना दी। इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं से ये कहना था कि आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। जेल से निकलने के लिए जो प्लान मैंने आपको दिया था उसमें से किसी ने अमल नहीं किया। अब आपको पता है कि खान साहब ने क्या प्लान दिया था? ये तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। खान साहब ने ये प्लान दिया था कि 2 लाख बंदे को बाहर निकालो, वो इदारों के ऊपर दोबारा से चढ़ दौड़े, 9 में दोबारा करवाएं, उसके बाद अडयाला जेल पे हमला आवर हों और मुझे बाहर निकालें, और डी चौक में जाके इदारों को बैठ कर वहाँ पर आप लोग ब्लैकमेल करें। ये था खान साहब का प्लान। और ये कि कुछ लाशें गिरे ताकि इंटरनेशनली हम ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को इसमें शामिल कर सकें और बताएं कि पाकिस्तान एक फाशिस्ट जो है वो एक कंट्री है, जहाँ पर जो जनरल आसिम मुनीर हैं या फ़ौज है या जिसके ऊपर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाना था, वो ये सारी अपने ही लोगों के ऊपर बर्बरियत कर रहे हैं, अपने ही लोगों के ऊपर जो है वो गोलियां चला रहे हैं, अपने ही लोगों को मार रहे हैं। और आपको पता है कि ये प्लान खान साहब के पास कहाँ से आया था? इसमें सिर्फ खान साहब का हिस्सा नहीं है, बल्कि खान साहब को ये प्लान बाहर से इम्पोर्ट होकर आया था। वो इसलिए कि वो जो करने वाले हैं उन्होंने करना कराना कुछ नहीं है, वो सिर्फ खान साहब को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और वो खान साहब को ये कहते हैं कि खान अब ये तुम्हारा अगला टास्क है, अगर तुमने अपने लोगों से ये करवा लिया तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। और खान आगे डेस्परेट होकर अपने लोगों को कहता है, और उनके लोग फिर क्या करते हैं वो तो आपको पता ही, कोई डिग्गी में छुप के भाग जाता है, कोई खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कहता है कि मैं पूरी रात छुपा रहा था। तो वो आपके सामने ही है। आपको बताऊं कि इमरान खान का कहना था कि मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था तुम लोगों से, तुम सबके एहतजाज फ्लॉप हो गए हैं। आपसे कहा था कि एससीओ पर एहतजाज करना है। एससीओ समिट जो पाकिस्तान में हुई, जिसमें 12 मुल्कों के सदूर जो हैं वो पाकिस्तान आए, उसके ऊपर खान साहब का गुस्सा आया हुआ था कि एससीओ समिट पाकिस्तान के अंदर कामयाबी के साथ किस तरह से हो गया। हालांकि आपको पता है कि जो पंजाब कॉलेज वाला वाकया हुआ है, ये करवाया ही इसलिए गया था ताकि अगर हमें एहतजाज की इजाज़त नहीं मिल रही, पीटीआई वाले कह रहे थे, तो हम ये जो पंजाब कॉलेजेस का इन्होंने जनाब जी इधर उधर ये करवाया है सारा फसाद, ताकि इस तरीके से हम जो है ना खान को जाके बोलें कि खान हम तो शैतान के चेले हैं, मतलब हम आपके पैरोकार हैं और हम ये सब कुछ करवा रहे हैं। अच्छा,
खान साहब ने कहा कि आप सबका एहतजाज फ्लॉप हो गया है, मैंने आपसे कहा था कि एसईओ के ऊपर एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने मेरी बात पे अमल नहीं किया, मेरे दिए गए मंसूबे पर अमल करेंगे ही तो फिर ही मैं बाहर आ सकूंगा, फिर ही मैं बाहर आ सकूंगा। अब आपको समझ आइए कि खान साहब की ये बातें बाहर आने के बाद यूथियों को एक अलग किस्म का कीड़ा काट गया है। वो कह रहे हैं हमारा खान जेल में तड़प रहा है, खान बैग पैक करके बैठा हुआ है, खान कह रहा है मुझे निकालो, तो उसको क्यों नहीं निकाल रहे। और जेल जराई का कहना है कि बानिया पीटीआई जो हैं उनसे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो मुलाकात है फिर वो अधूरी रह गई। अधूरी इसलिए रह गई कि इससे पहले कि खान साहब आईनी तरमीम के ऊपर कोई बातचीत करते उनको बेइज्जत करके निकाल दिया। लेकिन पूरी बात ये नहीं है, पूरी बात ये है कि आईनी तरमीम के ऊपर बात हुई थी। खान साहब की क्या बात हुई थी उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा आगे चल के। आईनी तरमीम के हवाले से अब हुकूमत क्या करने जा रही है ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक पॉइंट मैं इसमें ऐड कर दूँ कि कल हमारे इदारे जो हैं वो एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च कर रहे हैं, और उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये जो इमरान खान की इतने सालों की उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है यहूदी लॉबी की, उसके बारे में कुछ कन्फेशंस भी हैं और कुछ चीज़ें रिवील भी की जाएंगी। और सच्ची बात पूछें तो जब मुझे पता चला कि वो डॉक्यूमेंट्री आ रही है तो उससे पहले मेरे जहन में बहुत सारे सवालात थे। मेरे जहन में मिसाल के तौर पे ये सवाल था कि जब इसरार अहमद, डॉक्टर इसरार अहमद जो हैं उन्होंने आज से इतने साल पहले बता दिया था कि इमरान खान यहूदियों का प्रोजेक्ट है, तो उस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट को क्यों ख्याल नहीं आया, उन्होंने क्यों नहीं उनकी बात के ऊपर कान धरा। जब इतने साल पहले हकीम सईद जो हैं उन्होंने इमरान खान के बारे में जब ये चीज़ रिवील की कि वो यहूदियों का प्रोजेक्ट है तो उनको शहीद करवा दिया गया। जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं उन्होंने बताया कि इमरान खान किस दज्जाल के पैरोकार हैं तो उनको भी कत्ल करवा दिया गया। जब इतने सारे लोगों में से जिसने भी उनके बारे में बात की उसको चुन चुन के मारा गया। तो ये जो एक गिला, ये जो एक सवाल मेरे जहन में था, ये डॉक्यूमेंट्री उन तमाम चीज़ों की आप समझ लें कि उसको रिवील भी कर रही है, और साथ में जो मेरे दिल में इस्टेब्लिशमेंट को लेकर एक गिला था कि भाई अगर ये सब कुछ पहले से पता था, प्री प्लान था, दुनिया में 7वें नंबर पे है आपकी एजेंसियां और आपकी फ़ौज, या पहली 7 जो दुनिया की ताकतवर अफवाज हैं उसमें आपका शुमार है, तो इमरान खान जैसे शख्स को पहचानने में आपसे कैसे गलती हो गई। तो मेरे ख्याल से कि उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर कन्फेशन भी है, शायद उसके अंदर अपनी की हुई गलती का पछतावा भी है कि हाँ गलती से उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर लिया गया और वो नहीं करना चाहिए था। मगर मैं ये कहूँगी कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फिर भी वक्त रहते उस शख्स का पता चल गया। खुदा न खास्ता वो मुल्क तोड़ देता तो हम क्या करते, उसके ऊपर 27 साल की इन्वेस्टमेंट थी। तो आज के दिन में ये डॉक्यूमेंट्री लॉन्च होने जा रही है, और मैं ये कहूँगी कि अगर आप पाकिस्तानी हैं, आपके सीने में दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए, आपको मोहब्बत है, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा। और ट्रुथ रिपोर्ट डिजिटल एंड पॉलिटिकल प्रिज्म, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। वैसे भी कल के दिन में मैं भी हो सकता है अपने अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट के ऊपर इसको शेयर करूँगी, इसे ज़रूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो वफाकी काबीना है वो 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा जो है वो आज के दिन में मंजूर कर लेगी। आप लोगों को पहले भी कल के व्लॉग्स में मैंने ये बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान से बिलावल की चौथी मुलाकात थी, और इसके बारे में कुछ हल्के ये भी बात कर रहे हैं कि इसका जो सारा सेहरा है कि अगर मौलाना मान जाते हैं, अगर मौलाना आज जाते हैं तो इसका जो सारा सेहरा जाएगा वो जाएगा बिलावल भुट्टो के सर पे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नून लीग ने इसमें अपना अहम किरदार अदा नहीं किया, उसकी एक रीज़न थी। रीज़न ये थी कि जो नून लीग वाले हैं उनको मौलाना साहब के ऊपर अब जो मौजूदा सिनेरियो उस पर ट्रस्ट नहीं था। उनको पता था मौलाना साहब जो ना कोई गुलाटी मार देंगे, इसलिए उन्होंने आगे कर दिया था बिलावल को। बिलावल इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मुदब्बराना तरीके से जो है वो हैंडल कर रहे हैं। और जो बिलावल हैं उनकी एक ही विश है, और वो ये है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अब उनको होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर उनकी ये विश है तो गलत नहीं होगी। और पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कि नेक्स्ट टर्म जो है वो शहबाज शरीफ की, और फिर उससे अगली वाली जो टर्म हो वो मरीम नवाज साहिबा की हो। लेकिन बीच में बिलावल अब आएंगे और बिलावल कहेंगे कि जनाब जब मैंने ये सारी कोशिशें की हैं तो ये क्रेडिट भी मेरे सर जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि वफाकी काबीना की 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा जो है वो आज मंजूर होने जा रहा है। इजलास जो है वो पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म चैम्बर में हुआ है, और तमाम वफाकी वज़रा जो है वो पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के चैम्बर में मौजूद थे। और शहबाज शरीफ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद थे। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि काबीना का इजलास जो है वो दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा।
اور اس کے بعد جو ہے تبدیلیوں کے بعد اس کو اس میں جو کابینہ سے اس کو منظور کروا لیا جائے گا۔ اعظم نذیر تارڑ نے یہ بھی بتایا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی میں ڈرافٹ کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور مولانا فضل الرحمان کو بھی ڈرافٹ کا جو حصہ ہے ڈرافٹ کا حصہ بنایا گیا ہے، اور کمیٹی نے جو ڈرافٹ منظور کیا تھا وہ کابینہ کے سامنے بھی رکھا گیا اور کابینہ کو پوری طرح سے بریف بھی کر دیا گیا، اور پچھلے 4 ہفتوں سے تواتر سے یہ کام جو ہے انہوں نے کہا کہ جاری ہے۔ دوسری طرف سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ آج کے دن جو ہے وہ ہوگا، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے منظور کروایا جاتا ہے۔ حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے، حکومت کہتی ہے ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اخلاقی طور پہ بلاول جو ہیں وہ بار بار مولانا فضل الرحمان کے پاس جاتے رہے ہیں صرف اس لیے کہ اگر وہ مان جاتے ہیں، وہ آ جاتے تو بیٹر ہوگا۔ اب مولانا صاحب کی کل والی بات میں کروں گی کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ تاریخ کی کس سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، غلط سائڈ پہ یا صحیح سائڈ پہ، کیونکہ جو انسان مطلب جانتا نہیں ہے کچھ، آپ اسے جاہل کہہ لیں، آپ اس کو لا علم کہہ لیں، اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی اس شخص کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور مولانا صاحب جو ہیں وہ کوئی اتنے بچے تو ہیں نہیں، ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے، گھاٹ گھاٹ کا انہوں نے پانی پیا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مولانا فضل الرحمان جو خود اپنے منہ سے کہتے تھے کہ کون یہودی پروجیکٹ ہے، اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں۔ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے، مجھے مولانا صاحب کی بات اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، وہ جناب یہ ہے کہ جی ایچ کیو کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کا جو کیس عمران خان کے اوپر اور شیخ رشید کے اوپر چل رہا تھا، آئندہ سماعت میں ان دونوں شخصیات کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونے کا امکان ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں ذرا سن لیجئے گا کہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں جی امجد علی شاہ، انہوں نے 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کی۔ شیخ رشید، صداقت عباسی، راجہ بشارت اور دیگر جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کا جو چالان ہے اس کو پیش کیا گیا، چالان کی کاپیاں تقسیم کی گئیں۔ شیخ رشید پر آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان ہے، ساتھ میں عمران خان پہ بھی، اور عدالت نے جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت جو ہے وہ 30 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ تو جناب یہ تھیں آج کی خبریں، باری ہے جی آپ لوگوں کی۔ آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ خان صاحب نے جیل میں جن لوگوں کی سرزنش کی ہے، جن لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور انہیں یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں سے ایس سی او کا اجلاس ملتوی نہیں ہو سکا، آپ لوگوں سے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ نہیں ہو سکا، آپ لوگوں سے ڈیالہ جیل کے اوپر حملہ نہیں ہو سکا، آپ لوگوں سے مجھے چھڑوایا نہیں گیا، اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ اور آئینی ترامیم کے معاملے میں تو خان صاحب نے جب سنا نا، بے عزت کر کے ان کو نکال دیا کہ بھئی آئینی ترامیم کے لیے تم لوگ میرے پاس آئے ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کوئی محبت کی بات کر سکتے ہیں، کوئی جوڑنے کی بات کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں آپ لوگ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔